हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का। जो हमारा चैप्टर था प्रोडक्शन का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कॉस्ट का चैप्टर। जी हाँ, कॉस्ट का चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट भी मैं जल्दी से जल्दी आपको वन शॉट इसका कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि कॉस्ट के बाद सीधा सीधा हम लोगों का मार्केट चैप्टर बच जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी कोई भी है आप लोगों की, आप ये जो है वीडियो देख सकते हैं। अगर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, BECC 101 है या कोई अदर कोड के नाम से है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो आप ये सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से रेडी कर सकते हैं। यानी अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपिक्स उठाने हैं और यहाँ से मैच कर लेना है। ठीक है, वैसे तो सारे टॉपिक सिमिलर है, एक दो टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो आपको वीडियोस में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जाकर देख लें। कॉस्ट आज हम स्टार्ट करने वाले। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें कि कॉस्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है, कॉस्ट होता क्या है, तो हम बात करते हैं एज अ प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्ट को बनाने का काम करता है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना, यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बदलना। ठीक है, इनपुट लगा के आउटपुट में बदलना, ये सारी चीजें प्रोडक्शन में आई थी, हमने पढ़ा। तो जब प्रोडक्शन हो ही रहा है तो कॉस्ट भी तो मैटर करेगी ना, कि एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चैप्टर को समझना है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही ये चीज समझ आ जाती है कि ये जो चैप्टर है हमें एज अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो आपको ये जो चैप्टर है वो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कॉस्ट की, और हर एक प्रोड्यूसर जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग निकालना चाहता है, कॉस्ट के बारे में पता लगाना चाहता है कि उसको उस प्रोडक्ट बनाने में कितनी तरह की कॉस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सारी चीजें वो देखना चाहता है। तो इसीलिए हमें डिटेल में कराया जाता है। तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करें तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट ही हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। जैसे कॉस्ट की यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। यानी कि आप किसी पर्टिकुलर कमोडिटी यानी किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा, टोटल कितना खर्चा आ रहा है, ये लिखा टोटल कितना खर्चा आ रहा है, वही हमारी कॉस्ट कहलाती है। इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी कि आपको अपने एग्जाम में ये डेफिनेशन जरूर मेंशन करनी है कि हमारे इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या चीज होती है, कॉस्ट दो तरह की होती है, एक तो एक्सप्लिसिट होती है और एक हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको अच्छे से। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को प्लस कर देना है तो आपकी क्या निकल जाएगी। सो अब आते हैं कॉस्ट फंक्शन पे। तो कॉस्ट फंक्शन क्या बोलता है, कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, तो यहाँ पे हम कॉस्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं। एक फंक्शन रिलेशनशिप है, किसके बीच का रिलेशनशिप है, कॉस्ट और आउटपुट का। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है सी, यानी कि आपका यहाँ पे बता रहा है कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू एफ, यानी कि फंक्शन रिलेशनशिप बता रहा है किसका, कॉस्ट एंड आउटपुट का। तो अब इस तरीके से इक्वेशन यहाँ मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मैंने समझा दिया था, दोनों को मिलाने पे ही कॉस्ट बनती है। अब इसको एक्सप्लेन करा गया है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है बेसिकली इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग दे फैक्टर सर्विसेज। यानी कि अगर मुझे कोई भी मुझे कोई कोचिंग सेंटर चलाना है, तो मैंने किसी के दूसरे बंदे के जगह पे मैंने जो उसकी लैंड थी या फिर किसी कोई शॉप में मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, तो दैट मीन्स मैंने उनको क्या दिया, रेंट वगैरह पे करा है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल मनी जितना खर्चा आया आपके इनपुट पे, यानी आप चाहे कोई सर्विस दे रहे हो या फिर आप कोई गुड्स पे डील कर रहे हो, जितना खर्चा आप आउटसाइडर को पे कर रहे हो। ठीक है, उस फैक्टर सर्विस को हायर करने के लिए, जैसे दिहाड़ी दे दी, अगर मान लो मैंने कोई लेबर भी रख दिया या कोई चीज का मैं प्रोडक्शन भी करवा रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे लेबर्स रखे होंगे, उनको दिहाड़ी देना। ठीक है, वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय हो गया, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग सर्विसेज, कि आपको कोई भी सर्विस हायर करने के लिए आउटसाइडर को जो पैसा देना पड़ रहा है, खर्चा जो हो रहा है, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, तो देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू, ये ना एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एस्टिमेटेड है, जिसको आप अंदाजा लगा सकते हो, ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ओन लैंड, रेंट ऑफ ओन लैंड, इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कुछ कुछ जैसे कि देखते होंगे कि जो डॉक्टर के जो क्लिनिक्स होते हैं वो कुछ गली मोहल्ले में जो बने रहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो डॉक्टर भी वही होता है, ठीक है, और कंपाउंडर का रोल भी वही अदा कर रहा होता है, यानी उसने कंपाउंडर के पैसे बचा लिए। ठीक है, तो यानी कि वो चीज जो है उसका जो वैल्यू है, जो यानी कंपाउंडर की जो सैलरी थी वो अगर एस्टिमेट करी जाए, ठीक है, तो वो उसने बचा लिया, तो वही हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। ठीक है, हम एस्टिमेट कर पाते हैं लेकिन उन्होंने एक तरीके से बचा ली।
ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, कि अपने पहले हम कहीं और मतलब लाइक कोचिंग सेंटर किसी दूसरी जगह पे लेके रेंट पे करके पढ़ा रहे थे, लेकिन अगर हम हमारे घर के नीचे हम स्टार्ट कर रहे हैं या अपने कोई दूसरा फ्लैट पड़ा है वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ भी चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा था हम लोगों ने। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ओसी इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, की यानी कि एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें आप क्या करते हो, बेहतरीन के लिए जो आप नेक्स्ट बेस्ट को फॉरगॉन करते हो ना, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है शॉर्ट रन कॉस्ट, क्या होती है। तो देखो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट कितने तरह की होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, शॉर्ट रन की बात हो रही है, कम समय के अंदर वाली जो कॉस्ट होती है, उसमें एक आती है फिक्स्ड, एक होती है वेरिएबल। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ FC, और इसको कैसे लिख सकती हूँ, VC, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें क्या समझ आती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, और वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है इसको। तो देखो FC को हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। FC बोल लो या फिर टोटल फिक्स कॉस्ट बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में ये पूछे या ये पूछे तो आपको एक्सप्लेन यही करना है। तो देखो मैं आपको सिंपल तरीके से ये समझा रही हूँ। देखो पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइक पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने यूटिलिटी पढ़ा था, ठीक है। यूटिलिटी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बस यहाँ पे क्या है, कॉस्ट के आगे फिक्स लग रहा है और यहाँ पे टोटल फिक्स है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये क्या बोलता है, फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, वेरी का मतलब होता है चेंज, ठीक है। आप ये लिख भी सकते हो, चेंज, ठीक है। वेरी का मतलब होता है चेंज, चेंज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ प्रीमाइसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सेट्रा। यानी कि ये एक ऐसी कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती, किसके चेंज नहीं होती, आउटपुट के चेंज होने से भी बदलाव नहीं आता, चाहे आप प्रोडक्शन करो या मत करो, ये तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, अगर मान लो किसी पर्सन ने कोई फैक्ट्री वगैरह ले लिया रेंट पे प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, और उनका प्रोडक्शन कुछ दिन हो नहीं रहा, तो क्या वो रेंट पे नहीं करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। लोन पे जो ब्याज है वो भी चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें करनी ही पड़ेंगी, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच डू नॉट वेरी, चेंज नहीं होती विद द लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आप आउटपुट को बढ़ा लो कम कर लो, चाहे बिल्कुल मत करो। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पूरा महीना प्रोडक्शन नहीं करा तो आप क्या रेंट नहीं पे करोगे, डेफिनेटली करना पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट है जो कि चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है, जिसको हमने यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नाम भी दे रखा है, और वेरिएबल कॉस्ट भी इसको बोल सकते हैं, बस इसके आगे टोटल ही लगाया है, ठीक है। तो देखो VC रेफर्स टू दोस कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि ये चेंज हो जाती है, आपके आउटपुट के साथ चेंज होती है। जैसे कि अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो ही आपको रॉ मटेरियल ज्यादा मंगवाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कम कर दोगे तो रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, पावर भी कम लगेगी, ये सारी चीजें कम लगेगी। तो यानी कि ये बात तो हमें समझ आ गई कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है। वेरिएबल होती है पूरी, देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, अगर आपने ये वाली डेफिनेशन याद कर ली फिक्स की, तो बिल्कुल वेरिएबल की बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ डू नॉट वेरी है और यहाँ पे ओनली वेरी डायरेक्टली है, बाकी सब कुछ सेम है। और एग्जांपल तो आपको पता ही है, यहाँ चेंज हो जाएंगे, यहाँ रॉ मटेरियल पावर है और यहाँ पे आपका रेंट वगैरह इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट फिर समझ गए, एक बार दोबारा से डिफरेंस समझ लो, यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है। आई होप आपको क्लियर है। फिर आता है टोटल कॉस्ट, क्या होती है, तो दोनों को मिला दो, वेरिएबल प्लस फिक्स को मिला दो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर, कितना टोटल खर्चा इनकर्ड हुआ है बाय अ फर्म के द्वारा ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, FOP के द्वारा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। यानी आप किसी वस्तु को बनाने के लिए आपकी जो दोनों तरह की कॉस्ट है वो तो आएंगी, एक तो आपकी क्या आएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी, और एक आएगी वेरिएबल, दोनों को मिला दो टोटल कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। उसका ये शेड्यूल बना हुआ है, जो डब्बा सा बना हुआ है, ये आपको जरूर पेपर में बनाना है, चाहे एग्जामिनर बोले चाहे ना बोले। यूनिट, अब बहुत सारे बच्चों को मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पर, कि बच्चों के डाउट्स आ भी सकते हैं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ अपनी साइड से ही कि मैम ये जो शेड्यूल बना हुआ है, क्या हमें एग्जाम में यही बनाना होगा या हम अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको लगता है कि क्लास 11 से 12 से आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी पकड़ है, तब तो आप पॉइंट्स अपने आप भी ले सकते हो, आपके एग्जाम में गलत भी नहीं होगा और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे को, मैं शेड्यूल जो है मेरे को समझ नहीं आता, पॉइंट्स क्या लेने चाहिए, तो आप पहले से ये वाला बॉक्स भी याद करके जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आउटपुट दे रखा है और यूनिट्स दे रखी है, ठीक है। यूनिट 0 1 2 3 4 5 है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका
टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टीएफसी प्लस टीवीसी, है ना। तो बेसिकली कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ना है यानी कि ऐड करना है, बहुत सिंपल है। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है। आप सोचो यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स कितनी थी, 0 थी, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, आप यूनिट चाहे बढ़ा लो, बढ़ ही रही हैं, ठीक है, बढ़ने की वजह से फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। उसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट, हाँ इसमें चेंज आ रहा है, पहले 0 रुपीज आ रही थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब 6 रुपए आ रही है, यानी कि 2 रुपए की यूनिट पे, दो दो यूनिट बनाने पे आप लोगों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 आ रही है, ठीक है, 3 पे बनाने पे 15 आ रही है। तो इस तरीके से ये सारी आ रही है और आप देख रहे हो ये इंक्रीज कर रही है। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ही इन सबको ऐड कर दो, 12 प्लस 0 तो 12 ही होगा, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको निकाल देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट इसी के बारे में आपको लाइंस लिखनी है। और मैं एक चीज बता देना चाहती हूँ, शेड्यूल बनाने के बाद कर्व जरूर बनाना है और उसी कर्व को फिर एक्सप्लेन करना है कि आपने एक्स एक्सेस पे क्या पॉइंट लिया, वाई एक्सेस पे कौन सा पॉइंट लिया, आपने उसको नेमिंग क्या दिया, लाइक जो भी वहां पे कर्व्स बनाओगे, ठीक है, तो उसी को ही एक्सप्लेन कर देना। कोई बहुत टफ लैंग्वेज देखने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई बुक देख लिया है, सो लिया इग्नू की और दिक्कत कर रही है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। जो ये शॉर्ट नोट्स से आपको पढ़ाया जा रहा है आप वो भी आराम से लिख सकते हो, मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी हमारे नोट्स बिल्कुल रेडी है, आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। Total fixed cost curve is a horizontal straight line parallel to x-axis as it remain constant at all level of output। ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि टोटल फिक्स कर्व जो होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट रहता है। और जो चीज कांस्टेंट रहती है, अगर मान लो एक्स एक्सेस पे हम लोगों ने यहाँ पर, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कर्व, देखो ये रहा टोटल फिक्स कॉस्ट का। देखो ये बिल्कुल पैरेलल टू कैसे जा रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अगर यूनिट एक बनी तो भी आपका यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट 12 ही आ रही है, 2 यूनिट बनी तो भी आपकी 12 ही आ रही है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस गई ना, तो कोई चेंज नहीं है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही ये यहाँ पे रहने वाला है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की तरह आप लोगों को समझाना चाहती हूँ ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो बेसिकली टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि आप जितना मर्जी यूनिट बढ़ा लो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे रेंट वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया था, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसी का कर्व था ये। रिलेशनशिप बिटवीन टीसी टीएफसी एंड टीवीसी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 2-3 पॉइंट अगर आप पढ़ लिए ना तो समझ लेना आपका काफी काम हो गया। ये फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने ना यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब सेकंड से यहाँ से स्टार्ट करें, है रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप यहीं से स्टार्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट बता दिए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है टीसी एंड टीवीसी कर्व आर इनवर्सली एस शेप्ड, यानी आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से, मतलब जो शेड्यूल बना था ना उसी के अकॉर्डिंग ये कर्व बनाया गया है, ठीक है। तो ये तो था टीएफसी का। और टीवीसी कैसा जा रहा है आप देख रहे हो, पहले बड़ा 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 फिर ऊपर गया। और टोटल कॉस्ट तो वैसे भी आपको जब पता ही है, दोनों जुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ पहले धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, ये वाला टीसी वाला ऐसे इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये जो आपका है टीवीसी का इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से। मैं थोड़ा सा अपना इरेज कर देती हूँ वरना आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो टीसी भी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा था, टीवीसी वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन टीएफसी इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस है क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, चाहे आप अपनी यूनिट्स को कितना मर्जी बढ़ा लो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मैंने इसी चीज को ना एक्सप्लेन करा है बस इन्होंने यहाँ पे कि टीसी और टीवीसी का जो कर्व होता है इनवर्सली एस शेप्ड का है। आप देखो एस शेप का ही दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है ना, टीसी और टीवीसी का वही चीज है। एट जीरो आउटपुट, मतलब पेपर में ना इतना आसान हो जाएगा, जैसे आप कर्व बनाओगे ना, आप कर्व की शेप देखते ही अपने अकॉर्डिंग भी लाइंस बना के लिख दोगे, ठीक है, अगर आप याद नहीं भी करोगे तो ये लोगों और ये चीज आपके लिए थोड़ी सी आसान रहेगी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है एट जीरो आउटपुट टीसी इक्वल टू टीएफसी बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जो जीरो आउटपुट है, आप देख सकते हो जीरो आउटपुट जो है उस पे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, टीसी जो है बराबर है टीएफसी के, क्योंकि नो वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, जो आप देख ही रहे हो। टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी जो देखो ये दोनों पैरेलल है ना, टीसी और टीवीसी देखो है ना पैरेलल। ये देखो ये इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये ऐसे जा रहा था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, क्योंकि रफ बनता है ना तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं दोबारा बनाती हूँ, वेट करो आप थोड़ा सा। ये है इस तरीके का, जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज समझाई इन्होंने कि टीसी एंड टीवीसी कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द रिमेन द सेम एट द ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। और इनका जो लेवल ऑफ
आउटपुट जो है आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आपका एवरेज कॉस्ट का। देखो कॉस्ट तो वही है, बस आपको करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है, एवरेज है ना, सबके आगे एवरेज लगा दो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पे लिखा मैंने कॉस्ट। कॉस्ट कितने तरह की थी, एक वेरिएबल थी और एक फिक्स थी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज, यानी कॉस्ट के आगे क्या लग गया, एवरेज। तो यहाँ भी मैं क्या लगा दूँ, एवरेज, एवरेज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद निकाल के रहे कॉस्ट, तो इनके पीछे कॉस्ट लगा दो। तो इसी तरीके से बनाए ये बिल्कुल। अब आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है वो आपके किस तरीके से डिवाइडेड है, फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइडेड है। क्लियर हो गया। अब बात आती है, सॉरी फॉर दैट, बैटरी लो है, कोई नहीं, वीडियोस बनानी है, जल्दी जल्दी करना है, इग्नोर करो उसको थोड़ा। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू दी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि हम यहाँ पे एवरेज निकाल रहे हैं और एवरेज में हम पर यूनिट का पता लगाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैंने बोला कि 10 चॉकलेट 100 रुपए की आई हैं, तो मैंने पूछा कि बताओ एक चॉकलेट कितने की आई, तो आप क्या करोगे, 100 को 10 से डिवाइड दे दोगे, तो आप बोलोगे एक चॉकलेट 10 रुपए की आई है। ये जो 10 रुपए निकले हैं यही हमारी एवरेज होती है, ठीक है। एवरेज इसी तरीके से निकलती है। और हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी क्या करा, एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, एवरेज, मार्जिन और टोटल। तो वो भी यहाँ पे भी आगे हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। एवरेज का मतलब तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी कि एएफसी जो है रेफर्स टू पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, यानी पर यूनिट का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, वो भी फिक्स्ड का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन में क्वांटिटी, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि है आपका बिल्कुल डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है और ऊपर फिक्स की बात हो रही थी, ठीक है। तो एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्वांटिटी। और एवरेज कॉस्ट तो मैंने अभी बता ही दिया क्या होता है, आप लोगों को दोनों को जोड़ देना है, यानी कि एएफसी और एवीसी, तो वो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट एटीसी बन जाएगी, ठीक है। और एसी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टीसी डिवाइड में क्वांटिटी, ये लिखी, ठीक है। अब ना इन तीनों का बना हुआ है यहाँ पर, ये भी उसी तरीके से ही है जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, टोटल वाला। तो क्या है इसके अंदर, यूनिट्स, यूनिट 0 यूनिट पे एएफसी इंफिनिटी था, एवीसी डैश था, कुछ भी नहीं था, और एसी तो आपको पता ही है कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है यूनिट। यूनिट आपकी एक यूनिट पे आपका 12 एवरेज फिक्स कॉस्ट आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करते जाना है। ऐड करोगे तो आपका एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, मतलब अगर हमें टोटल निकालना है तो दोनों को ऐड ही तो करोगे ना, तो जैसे ही ऐड करोगे ये आपकी निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे इसी का कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। अब आपको कर्व किस तरीके से बनाना है आप देख सकते हो, एवरेज कॉस्ट का कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो जा रहा है ना, सबको प्लस करके 18 11 9 9, ठीक है। पहले बड़ा इस तरीके से देखो, पहले ये जा रहा 18, ठीक है, ये आप देख ही रहे हो है ना। उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये भी पहले 6 5 5 6 7, यानी ये बढ़ बढ़ के कम हो गया फिर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से शेप ले लेगा ये। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है, फिक्स कॉस्ट जो है वो कैसा है, वो भी पहले इन्फिनिटी, फिर 12 बड़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम हो गया, ठीक है। तो कम होते होते नीचे आ गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ भी रखी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिनल का। तो मार्जिनल का मतलब अगर हम समझ ही लेंगे, वैसे तो मैं ऑलरेडी प्रोडक्शन वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, बट दोबारा समझा देती हूँ। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट, ठीक है। एडिशनल कैसे, मैंने बोला कि मान लो 10 जो लेबर हैं वो 10 लेबर जो हैं वो 50 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, और मैंने बोला कि एक और लेबर आ गया, यानी कि 11 लेबर ने मिलके 60 का प्रोडक्शन किया, तो ये जो एक्स्ट्रा आया है 10, वही हमारा मार्जिनल है। आई होप आपको क्लियर है। तो मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, की एक एक्स्ट्रा यूनिट जब प्रोड्यूस होती है तो कितना चेंज आ रहा है, तो उसे को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एमसी दिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एमसी इज इक्वल टू टीसी, टीसी माइनस टीसीएन माइनस वन, टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस वन। और एक और फॉर्मूला है एमसी का, यहाँ पे दे रखा है, एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू,
यही जो मैं अभी आपको ये समझा रही थी ना, वो इसी वाले फॉर्मूले से अप्लाई हुआ है। और डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है अपॉन में क्वांटिटी में कितना चेंज है, दोनों को डिवाइड दो तो आपका मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। और ये रहा हमारा शेड्यूल है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब सबका एक साथ दे रखा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। देखो यूनिट्स भी दे रखे हैं, यूनिट्स हैं 0 1 2 3 4 ऐसे यूनिट्स दे रखे हैं। फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने ऊपर ही बना लिया था, फिक्स कॉस्ट भी देख लिया है ऊपर ही, टोटल कॉस्ट भी देख लिया। मार्जिनल एक बार समझ लो, मार्जिनल कैसे होता है, माइनस करके निकलेगा, यानी TCN माइनस TCN माइनस 1। तो देखो TC कहाँ है, देखो ऊपर, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं ना, इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, ये रहा, कुछ है नहीं। मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। ये हो गया इरेज, अब आपको मैं समझाती हूँ। देखो, तो यहाँ पर आया कि भाई TC N माइनस TCN माइनस 1 निकालना है, ठीक है। तो देखो भाई इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो नीचे से यहाँ ही तो स्टार्ट करेंगे ना। 18 माइनस 12 6 आ गया, 22 माइनस 18 4 आ गया। तो इस तरीके से आपको नीचे से ऊपर माइनस करते जाओगे तो आपका MC जो है कैलकुलेट होता जाएगा। तो ये था, और एक और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे निकाला है, जो कि TVCN माइनस TVCN माइनस 1 के अकॉर्डिंग भी निकाला है कि 6 माइनस 0 हो गया, मतलब इसको माइनस कर रहा है, ठीक है। इसको माइनस करने में भी आपका MC कैलकुलेट हो जाता है। जैसे इसके ऊपर तो कुछ है नहीं तो डैश आ जाएगा, फिर 6 माइनस 0 करा 6 आ गया, 10 माइनस 6 करा 4 आ गया, ऐसे करना है। तो आपका MC दोनों तरीके से निकल सकता है, फॉर्मूले दोनों अलग अलग है। अब देख लेते हैं इसका कर्व जो है वो कैसे जा रहा है, यू शेप जा रहा है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही ये हो रहा है, और मैंने इसको काफी डिटेल में समझाया था प्रीवियस लेक्चर में। अब वो जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो MC कर्व जो है यू शेप, सो मैंने आप लोगों को समझा दिया, यू शेप इसका बन रहा है यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे अब ये फॉर्मुलेज हैं, एक बार आप समझ सकते हो। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मुलेज यही रहेंगे। फॉर्मुलेज हैं TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC है, ठीक है। पहला तो ये रहा, और दूसरा दूसरा आपका ये रहा, TFC इज इक्वल टू AFC इंटू आउटपुट, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट आता है TFC इज इक्वल टू TC एट जीरो आउटपुट, फिर TVC इज इक्वल टू TC माइनस TFC, फिर TVC का एक फॉर्मूला आता है इज इक्वल टू AVC इंटू आउटपुट, TVC इज इक्वल टू सिग्मा MC। सिग्मा मतलब होता है टोटल, MC को टोटल करते जाओगे तो TVC अपने आप निकलता जाएगा। नेक्स्ट आता है TC इज इक्वल टू TVC प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला एक और आता है AC इंटू आउटपुट। TC का एक फॉर्मूला आता है सिग्मा MC प्लस TFC, ठीक है। MC का मैंने अभी ये ऊपर ही बताया था, ये दो फॉर्मूले तो ऊपर यूज करके भी दिखाए हैं आपको, ये वाले, ये MC निकालने वाले। नेक्स्ट आता है AFC में भी मैंने बताया था एवरेज जो है आपका फिक्स कॉस्ट निकालना है तो TFC अपॉन में आउटपुट कर देना। और उसके बाद आता है AFC इज इक्वल टू AC माइनस AVC, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद है AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन में आउटपुट, ठीक है। ये आ गया समझ में। उसके बाद आता है ABC इज इक्वल टू AC माइनस AFC, उसके बाद AC इज इक्वल टू TC अपॉन आउटपुट, ठीक है। और नेक्स्ट आता है AC इज इक्वल टू AVC प्लस AFC, ठीक है। तो ये 17 फॉर्मूले थे टोटल, जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो यूज भी कुछ करके ही दिखाए हैं। और एक जो आप लोगों की बुक के अंदर जो सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे थे वो मैंने ऑलमोस्ट कराने की कोशिश करी थी, ठीक है। सो अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने कॉस्ट चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये टॉपिक रह गया है LAC का और LMC का, ठीक है। तो बस ये समझ लेना, उसके बाद इसका रिलेशनशिप कराऊंगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजीएस्ट वे में समझाऊंगी ताकि एग्जाम में आप लोग ये करके आ पाओ, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि वो LAC को ना LAC ना पूछ के एनवेलप कर पूछे या प्लानिंग कर पूछे, तो इसके अनदर नेम है, आपको पता होने चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, अनदर नेम इसके। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, तो सबसे पहले मैं उठाती हूँ कॉस्ट का मतलब। देखो कॉस्ट का मतलब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉस्ट पता लग गया। कर्व आपको पता ही है, जो इस तरीके से ग्राफ बना होता है, सो हम कर्व बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। एवरेज आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का एक डिफरेंस कराया था जब कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। तो समझ हमें ये आ गया कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन समझ आ गया तो टॉपिक आराम से समझ आएगा। यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है उसकी लॉन्ग रन की बात हो रही है, ठीक है। तो LAC हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, एनवेलप कर्व, और इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। प्लानिंग कर्व क्यों बोलते हैं, प्लानिंग कर्व हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम, जो हमारी कंपनी होती है, जो भी चीजों को प्रोड्यूस कर रही होती है, तो टाइम टू टाइम प्लान्स बनाती है, ठीक है। प्लान्स बनाती है, और प्लान बनाने के टाइम पे कुछ जो प्लान्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं, या फिर कभी कभी वो उसको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो
उसी टाइम के अकॉर्डिंग इसको हमने प्लानिंग कर्व का नाम दिया, ठीक है, क्योंकि एक ही प्लान को हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा वेस्टेज भी हो सकती है, या हो सकता है कि उससे हमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, या फिर हमारे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज ना हो। तो इसी वजह से हमारे को जो है प्रॉपर एक प्लानिंग करनी होती है, प्लान्स बनाने होते हैं और उसको टाइम टू टाइम प्लान को अपडेट करना होता है, इसलिए इसका जो नाम है वो प्लानिंग कर्व भी है, ठीक है, और एनवेलप कर्व भी हम इसको कहते हैं। तो एलएसी एक्चुअल में है क्या, पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझा देती हूँ, फिर अपना शॉर्ट लैंग्वेज में समझा दूंगी। एलएसी रेफर्स टू मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट। देखो यहाँ क्या बोला गया कि एलएसी क्या है, मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये कहना चाहते हैं कि लंबे यानी लॉन्ग टाइम, लंबे समय का जो टाइम रहता है उसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज जो हम लोग कंपनी जो प्रोड्यूस करती है उसकी कॉस्टिंग जो है कम से कम आए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। एलएसी डिटरमाइन बाय डिवाइडिंग। देखो अब ये निकलता कैसे है मैं बताती हूँ। लॉन्ग रन किसको डिवाइड देना है किससे, तो देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, तो एलटीसी हो गया, एल स्टैंड फॉर लॉन्ग, लॉन्ग रन, और टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। तो यानी कि आपको लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइड देना है किससे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, एलएसी निकल जाएगा। इसी चीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हो। अगर आपको पेपर में कुछ भी याद ना रहे तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखोगे ना, इसी को ही आप फर्दर एक्सप्लेन करके समझा दोगे, तब भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही मानी जाएगी, ठीक है। और एक्चुअल में इसका मतलब है भी यही कि अगर आपको एलएसी फाइंड आउट करना है, कंपनी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो कंपनी ये सारी चीजें क्यों कर रही है, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ में कॉस्ट तो मैटर करती है ना, क्योंकि अगर हम कॉस्ट के बारे में इतनी गहराई में नहीं जानेंगे तो हमें प्रॉफिट्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो जो मार्जिन होते हैं वो हमारे को पर प्रोडक्ट पे बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि होलसेल रेट पे आगे देना होता है फर्दर, तो हम वहां पे 2-2 रुपए 5-5 रुपए का भी हिसाब किताब रहता है, तो हमें कहीं ना कहीं एवरेज निकालनी होती है। इसी एवरेज के लिए फॉर्मूला बनाया गया, एलएसी इज इक्वल टू एलटीसी अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका ना कर्व बनाया है मैंने यहाँ पर, और ना कर्व थोड़ा इजी लगे इसलिए मैंने यहाँ पे ना दो जो बनाए हैं आप लोगों के यहाँ पे समझाने के लिए, कि ये जो आपका जो ये ऐसे जा रहा है यू शेप, ये आपका लॉन्ग रन शो कर रहा है, और ये जो छोटे छोटे जो बने होंगे यू, ये आपके शॉर्ट रन को दिखाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सा पहले मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ हमने कॉस्ट ले लिया, एक तरफ हम यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं, ठीक है। एक तरफ कॉस्ट है, इधर क्वांटिटी आ रहा है एक्स एक्सिस पे। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर नंबर नहीं लिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हो आप पेपर में, ठीक है। तो देखो करा क्या है यहाँ पर, देखो ये वाली जो लाइन जा रही है ये आपका क्या है, SA1 है, फिर ये दूसरा जा रहा है, फिर SA2 हो गया, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज हो गया, ये दो बनाए हैं शॉर्ट रन के, और ये जो लंबा सा जो बड़ी सी जो लाइन जा रही है इनको काटते हुए, यानी कि ये जहां पे इनको कट कर रही है, शॉर्ट रन का ये जा रहा है, फिर लॉन्ग रन की जो लाइन यहाँ से निकल रही है जहां पे उसको कट कर रही है, टेंजेंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, एलएसी हो गया, नहीं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया। तो आप समझ सकते हो जहां पे ये कट, जो ये पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक गया है पूरा इसको काटते हुए, ठीक है, कट करते हुए, ये टेंजेंट थी जो मैंने यहाँ पे लगा भी दी है, तो ये एलएसी हो गया। नहीं लॉन्ग रन जो है वो पूरा इस तरीके से चलता है, शॉर्ट में छोटे छोटे आपके शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ जाती है जो छोटी छोटी बनी रहती है। अब सेम जस्ट लाइक यहाँ पे भी एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, यहाँ कॉस्ट है, यहाँ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपको क्या समझाना चाहे है कि यहाँ पे शॉर्ट बनी हुई है, ठीक है, SSC1 लिख दिया, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे आपको जैसे ये यू शेप बना हुआ है एलएमसी, तो इसके अंदर क्या चीज आपको समझनी है कि अगर वो फॉल कर रहा है तो वो डिमिनिशिंग रेट से गिर रहा है तो फॉल ही करेगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग रेट से ही बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। तो ये इसका कर्व है। बाकी अगर आप बुक में भी देखोगे तो इसी तरीके के आपके वहां पे बने हुए हैं, ये वाला बना है, सिंपल भी बना सकते हो। अब हम ये समझ लेते हैं जो रिलेशनशिप दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वो भी मैं समझा देती हूँ कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है। दोनों का कर्व मैंने एक साथ बना दिया, बहुत सिंपल तरीके से बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। रिलेशनशिप बिटवीन एलएसी एंड एलएमसी, ठीक है। एलएसी क्या है, एलएसी जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है, और एलएमसी मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है। तो देखो एलएसी को हम प्लांट कर्व भी कहते हैं, प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि अगर एलएसी बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो एलएमसी उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। विद द इंक्रीज इन एलएसी और एलएमसी इंक्रीजेस मोर, मतलब और बढ़ेगा, यही चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। एलएसी घटा तो एलएमसी भी जो है किस तरीके से फॉल करेगा, वाइस वर्सा, मतलब अगर वो गिरा तो वो एलएमसी उससे भी ज्यादा गिरेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे वाइस वर्सा मतलब ये एक्सप्लेन कर सकते हो। एलएमसी इंटरसेक्ट एलएसी एट इट्स लोएस्ट, यानी कि बहुत लोएस्ट पॉइंट पे उसको काटता है। एलएमसी कहाँ काट रहा है, देखो एलएमसी जो है कट हो रहा है किस पे, एलएसी से, एट द लोएस्ट लोएस्ट पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, ये रहा देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ आ गया, ये एलएमसी है और ये एलएसी है, ठीक है। ब्लैक पेन से ही बनाया बट एक डॉटेड बनाया और एक आप
सो आपको ये समझ आ गया होगा, मैंने कर्व भी बता दिया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ठीक है? तो बेसिकली इस पूरे के पूरे जो कॉस्ट चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि हमारा मार्केट का है। वो भी बहुत ज़्यादा दे रखा है बुक के अंदर, बट मैं कोशिश करूँगी कि फ्लो चार्ट की मदद से आपको बहुत शॉर्ट में करा दूँ और जो मेन-मेन है बस वो करवाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।